इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ये सारी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। अब आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सा ओम्स लॉ सबको मालूम है। ओम्स लॉ होता है V इज टू आई आर को ओम्स लॉ बोलते हैं, हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका ये नहीं है, ये तो फॉर्मूला बेसिस पे अपन बोल देते हैं। और ये भी जो फॉर्मूला बेसिस पे भी बोल रहे हैं ओम्स लॉ, ये भी गलत है। अपना एग्जैक्ट आएगा ओम्स लॉ, दैट ओम्स लॉ ये डिफाइन करता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर में हमेशा ओम्स लॉ हमेशा किस बात के लिए, ओम्स लॉ हमेशा कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे एक कंडक्टर के अक्रॉस, उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। और सिंपल बोल सकते हो, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो ये सिंपल सा इसे बोला जाता है ओम्स लॉ। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। ओम्स लॉ तभी एक सक्सेसफुल ओम्स लॉ क्रिएट कर पाएगा भाई, जब उसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक जैसे कि जो एटम्स रहेंगे एक कंडक्टर्स का, उसमें जो स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेन मतलब खिंचाव, स्ट्रेन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एग्ज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर और दूसरा आखिरी में बात करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि डायमेंशन बोलो या फिर एरिया बोलो। ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट जब रहती हैं तब उस समय हम बोलते हैं भाई कि वो ओम्स लॉ अप्लाइड हो रहा है। मतलब जब हम किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है। या फिर सिंपल बोलते हैं जितना ज्यादा करंट अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। बट ये सारी की सारी कंडीशन जैसे कि स्ट्रेन, हर एक एटम्स पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो मान के चलते हैं कांस्टेंट है, बहुत कम प्रोड्यूसर है। मतलब प्रोड्यूस होता है पर हम मान के चलते प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। एरिया यानी एरिया बोलेंगे, लेंथ बोलो या फिर एरिया क्रॉस सेक्शन बोलो, वो चेंज नहीं हो रहा है। तब हम बोलेंगे भाई इस सारी फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट है, सेटिस्फाइड है, तब हम उसे बोलेंगे एक परफेक्ट ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ हमेशा कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड होता है। चलो तो कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, इसके पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोलते हैं और सिंपल लिखते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ भाई, बंद की हो गया ये मार्कर, हाँ। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और सेकंड केस में अपने क्या मिलता है, V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ जो R का इस्तेमाल करते हैं ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बोलो या फिर कांस्टेंट होता है या फिर इसे रजिस्टर बोला जाता है, सबको मालूम है रजिस्टर। चलो समझ आए। अब इसकी क्या क्या ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन बोलने का मतलब है कि कमियां क्या क्या है। तो पहला तो ये लिमिटेशन ये आ जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है। तो पहला आ जाएगा कमी सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। दूसरी कमी क्या आ जाएगी कि ये सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स के लिए वैलिड नहीं है, डायोड्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो उन सब केसेस के लिए वैलिड नहीं है, ये इसकी एक कमी आ जाएगी। कंप्लीट है। चलो अब इसका ड्रॉ कर लेते हैं, इससे रिलेटेड दो ग्राफ, या एक कंडक्टर के केस में और एक होता है इंसुलेटर के केस में, मतलब एक डायोड के केस में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं एक ठोक यहाँ पहला ग्राफ को यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ ना, ठीक है। आइए किसके केस के लिए आ जाएगा, कंडक्टर के केस के लिए, CONDUCT और कंडक्टर के केस के लिए आ जाएगा। तो कंडक्टर के केस के लिए अपना ग्राफ किस तरह से बनेगा, कंडक्टर के केस के लिए ग्राफ अगर वोल्ट ओम्स लॉ से बनाते हैं, ओम्स लॉ के लिए मतलब V वर्सेस I के लिए बनाते हैं, V वर्सेस I के लिए बनाते हैं तो अपना एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। चलो ये आ गया कंडक्टर्स के लिए। इंसुलेटर के लिए मैं बात करता हूं, यहां बनाए देता हूं।
सेकंड केस इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के लिए अगर बनाता हूं तो ये ग्राफ थोड़ा सा मेरे को टिल्ड मिलता है, इसलिए इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए होगा। एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रब कर दे रहा हूं। हो गया, रब कर दूं? चलो, तो ये सारी कंडीशंस को रब कर दे रहा हूं। अब बनाते हैं एक डायोड के लिए, DIODES, डायोड्स के लिए। डायोड्स के लिए अपना ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। मान लेते हैं इधर साइड अपना V है, पोटेंशियल डिफरेंस, इधर क्या है, करंट है। तो ये ग्राफ अपने को कुछ इस तरह से मिलता है, मतलब ये ग्राफ कुछ अपने को इस तरह से देखने को मिलता है। सिंपल सी बात समझ आई? मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल तरफ भी जाएगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी शो करता है। तो ये आ जाएगा डायोड का। तो सिंपल से दोनों का एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो ये यहीं तक रहेगा, यहाँ तक, और बाद में जाके वो धीरे धीरे ऐसे टिल्ड होते जाता है, क्योंकि थोड़ा समय के बाद चेंज नहीं होता। बट अपने को जब आप पढ़ते हैं तो इसको इसी तरह से देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। इन दोनों टॉपिक्स को रब कर दूं। अब ओम्स लॉ कंप्लीट। अब ओम्स लॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, जो इसमें कांस्टेंट का यूज किए हैं, मतलब जो कांस्टेंट अपन ने यूज किए हैं। जैसे कि कांस्टेंट क्या यूज किए हैं, रजिस्टर कांस्टेंट यूज किए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रजिस्टर, RESISTOR, रजिस्टर, जिसे R से डोनेट किया जाता है। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या हो जाती है, SI यूनिट ओम्स हो जाती है। ठीक है, SI यूनिट क्या हो जाती है, ओम्स। चलो इसे क्या बोला जाता है, OHMS, ओम्स बोला जाता है। ये भी हो गया क्लियर। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता क्या है, सिंपल अगर ओम्स लॉ से समझना चाहोगे तो ओम्स लॉ से लिख सकते हैं V इज टू IR, और मतलब R इज टू क्या लिख सकते हैं, V बाय I। तो इसे बोला जाता है ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। मतलब अगर सिंपल मेरे को कोई बोलता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो मैं रेजिस्टेंस बोल सकता हूं कि the amount of current flows through a applied potential is said to be a resistance। सिंपल सा बात है। अगर कोई बोलता है मेरे पास 1 ओम है, मतलब 1 ओम को डिफाइन करो, डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, व्हेन आप बोला इसको डिफाइन करो, तो सिंपल मैं कैसे बोल सकता हूं, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, किसके थ्रू, हमेशा कंडक्टर के थ्रू। व्हेन 1 एम्पियर ऑफ अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एंड थ्रू अप्लाइड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड कर रहे हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल देन इट्स सेड टू बी अ 1 ओम। 1 ओम, उसी को बोलेंगे 1 ओम। सिंपल सी बात है। चलो, मतलब 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, और इसी पूरे सेटअप को 1 ओम बोला जाता है। चलो सिंपल सा बात है, 1 ओम बोला जाता है। बट जो रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट यूज है, रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट यूज तो बहुत ज्यादा जगह है। ठीक है, मैं बोलना क्या था, रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं बार बार, एक तो ये यूज ही करते हैं, बट इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, दैट R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। सिंपल, ठीक है। मतलब यहाँ एक चीज अपने को और बोला जाता है, दैट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, और यहाँ जो रो है, ये रो, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, SPACIFIC, स्पेसिफिक, RESISTANCE, रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्लियर है। चलो, तो इसका अभी नेक्स्ट टॉपिक में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और
रजिस्टिविटी क्या है वो अगले टॉपिक में इसी के जस्ट बाद वाले में देखेंगे। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, मतलब लेंथ जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। एरिया अगर बड़ा हो गया भाई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप खुद ही देख सकते हो, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बात तो अपना क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब अगर कोई हमारे पास बहुत पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि इस फॉर्मूला के थ्रू तो अपन यही बोल भी सकते हैं। चलो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है? अगर रेजिस्टेंस को सिंपल वे में समझा जाए, ये तो डेफिनेशन वे में हो गया, सिंपल वे में रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रोकना, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है या फिर एक ऐसा फोर्स होता है जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकता है, मतलब करंट को रोकता है एक किसी कंडक्टर में, उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक टाइप के इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है किसी कंडक्टर्स की। सिंपल बोल सकते हैं रेजिस्टेंस भी एक टाइप की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, जिसके कारण करंट आगे फ्लो नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में फ्लो नहीं कर पाता है या फिर उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो उस किस फैक्टर के कारण धीमी हो जाती है? वो आता है रेजिस्टेंस फैक्टर के कारण धीमी हो जाती है। चलो, तो अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर थोड़ा देर बाद मैं दूंगा जब अपना नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब भैया ऐसा क्या फैक्टर है, ऐसा क्या चीज है जिसके कारण रेजिस्टेंस किसी चीज या किसी कंडक्टर में उत्पन्न होता है या फिर प्रोड्यूस होता है? अब रेजिस्टेंस भी तो कहीं से आया होगा, किसी कारण से वर्ड्स प्रोड्यूस हुआ होगा। अब भाई इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वहां मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। तो ये क्वेश्चन को ध्यान दिलवाना, अगर मैं भूल भी गया तो कमेंट कर देना मेरे को एक आध दो, तो मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। चलो ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोज ऑफ करंट, a property which oppose the flow of charges or current in a conductor is said to be a resistor or resistance। सिंपल से क्लियर हो गया। चलो ये किसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना, आगे बढ़े। ठीक है, अब आता है इसी में एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपना, जो है रेजिस्टिविटी कवर कर लें कि कंडक्टेंस कवर कर लें? कंडक्टेंस कवर कर लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपना कंडक्टेंस। यहां तक तो क्लियर है ना? आप भी कहा जाता है CONDUCTANCE, व्हाट इज कंडक्टेंस? अगर कोई मुझसे बोले भाई कि कंडक्टेंस क्या होता है, या फिर आपसे बोले तो क्या होता है कंडक्टेंस, तो हमको मालूम है कंडक्टेंस एक टाइप की प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर के, जिसके कारण करंट आगे फ्लो करता है। ये तो सबको मालूम है भाई, ये कि मतलब कंडक्टेंस के कारण ही किसी भी, अगर कोई मेटल कंडक्टेंस है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस की, तभी वो मेटल्स, वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या फिर हीट कंडक्ट करेगा, ये बात तो मालूम है। पर अगर बाय रिस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स के, मतलब फिजिक्स के रिस्पेक्ट से बोलेंगे या फिर सिंपल वे में हम बात करना चाहेंगे, तो कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कंडक्टेंस 1/R, मतलब कंडक्टेंस को C से डोनेट किया जाता है, ये बात तो मैंने बताई नहीं। ठीक है, कंडक्टेंस को C से डोनेट किया जाता है। ठीक है, इसकी SI यूनिट हो जाती है सीमेंस, S से डोनेट किया जाता है। और दूसरी बात एक और, इसकी SI यूनिट आप और भी पॉपुलर SI यूनिट्स हैं, जैसे कि ओम्स इनवर्स, ओम्स इनवर्स, और दूसरा होता है MHO, मोह माया। ये भी एक दो ठोक SI यूनिट है, इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये भी दोनों फेमस SI यूनिट्स हैं, दोनों का इस्तेमाल करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। कई बार बुक से मोह भी लिख देता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना।
तो कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के उल्टा को क्या बोला जाता है? कंडक्टेंस। और सिंपल मैं रेजिस्टेंस के केस में भी यही बोल सकता हूं कि कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस। आपके कोई क्लास में पूछे भाई कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो तुरंत बोल देना कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पूछे तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। सिंपल सा, याद नहीं होता तो इसका डेफिनेशन भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। चलो ठीक है, समझ आया? तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है सीमेंस, और पॉपुलर ऐसा यूनिट्स ओम्स, इनवर्स और मो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस कंडक्टेंस में इतना ही पढ़ना है। अब आगे इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे और आगे, तो फिर वहां तो क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, तो वहां फिर कंडक्टेंस देखेंगे। चलो नेक्स्ट आता है कंडक्टेंस के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाँ भाई, कंडक्टेंस को एक चीज और मैं बताना भूल गया, कई बुक्स में कंडक्टेंस को जी से भी डोनेट किया जाता है, इसीलिए आप इसे जी भी समझ सकते हो, मतलब सी भी बोला जाता है और एक और यूनिट है जी, तो जी से भी डोनेट किया जाता है, इसलिए कंफ्यूज अपने को नहीं होना है, तो जी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जी आप बुक्स में जनरली फिजिक्स में जी से डोनेट किया जाता है, केमिस्ट्री में सी से डोनेट किया जाता है। आप केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो वहाँ कंडक्टेंस को सी से डोनेट करोगे, बट यहाँ कंडक्टेंस को जी से डोनेट करोगे। दोनों सेम है भाई, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी सिंपल अपन ने जो फॉर्मूला के बेसिस पे देखा था रेजिस्टेंस के, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, यहाँ जो रो होता है उसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है, मतलब रेजिस्टिविटी को रो से डोनेट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है? ओम्स मीटर, ओम्स पर मीटर, ये हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, या फिर ओम्स मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। चलो तो इसी फॉर्मूला से मैं क्या लिख सकता हूं? दैट रो इज इक्वल्स टू R इंटू A बाय L। सिंपल सा, R है R इंटू A बाय L, ये आ गया अपना रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। और रेजिस्टिविटी को अगर सिंपल बोलना चाहते हो तो ये भी बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी होता है कि सिंपल द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस पर यूनिट क्यूब, मतलब एक यूनिट ऑफ क्यूब में कितना रेजिस्टेंस अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, एक कंडक्टर के थ्रू एक फेज से लेकर के दूसरे फेज ऑफ कंडक्टर में। ठीक है, मान लो करंट एक फेज से इंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली और दूसरे फेज में से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों फेज के बीच में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा पर यूनिट क्यूब क्या होना चाहिए? पर यूनिट क्यूब, मतलब यूनिट क्यूब में कितना रेजिस्टर जो प्रोड्यूस होगा, कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा पर यूनिट क्यूब, उसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। सिंपल दो एक शब्द में वो समझ सकते हो, एक यूनिट क्यूब में कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है एक कंडक्टर के केस में। ये ज्यादा आसान है, ठीक है, तो इसी को समझ के चलो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो रेजिस्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला अब क्या आ जाएगा? R इंटू A बाय L। अब इसी में एक और टॉपिक आ जाता है रेजिस्टिविटी के बाद अपना कंडक्टिविटी। जिस तरह से रेजिस्टिविटी होता है उसी तरह से कंडक्टिविटी भी होता है कंडक्टेंस के लिए। CONDUCTIVITY, व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी से अगर बात करते हैं तो कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जिस तरह से कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, उसी तरह से कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। तो कंडक्टिविटी सिंपली यहाँ एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर एक नए पेज से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहीं कर दें क्या? चलो यहीं कर देते हैं। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डोनेट किया जाता है। ठीक है, सिग्मा से डोनेट किया जाता है, और ये इनवर्सली होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर बोल सकते हो कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रो। इसे किसमें? सिग्मा से डोनेट किया जाता है। अब इसका एसआई यूनिट भी आप कंडक्टिविटी का लिख सकते हो। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम्स मीटर पर मीटर। ठीक है, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो मतलब मीटर बाय ओम्स इनवर्स। सिंपल है,
चलो SI यूनिट भी अपनी आ गई। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आप कंडक्टिविटी के लिए और फॉर्मूला जैसे यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब R इज इक्वल्स टू रो की जगह क्या लिख सकते हो? रो की जगह 1 बाय रो की जगह R इंटू A और बाय L। तो ये भी आ जाएगा एक फॉर्मूला। और सिंपल एक और फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो 1 बाय R लिखूं यहाँ तो कोई बात नहीं ना। 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R इंटू L बाय A, ये भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हो भाई। ठीक है, 1 बाय A। तो 1 बाय R क्या होता है? 1 बाय R इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस मतलब G। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? G इंटू L बाय A इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो ये फॉर्मूला भी यूज करो, ये फॉर्मूला भी यूज करो, ये फॉर्मूला भी यूज करो, मतलब 3 फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है? चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंडक्टिविटी भी अपना ओवर हो गया। ठीक है, चलो अब आता है इसमें से एक और फैक्टर समझ लेते हैं कि जो अपना रेजिस्टेंस था, ठीक है, और यहाँ पर जो अपने पास रेजिस्टिविटी है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाती है तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रब कर दूं क्या साइड का, फिर लिखना भी, लिखते भी बन जाएगा। डस्टर कहाँ गया यार? ठीक है, ये सब रब कर दो। रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आता है दूसरा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? सिंपल अगर बात में समझा जाए तो रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे? पहला तो आ जाएगा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, MEATERIAL, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर डायमेंशन बोल सकते हो, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर बोल सकते हो सिंपली एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब लेंथ के ऊपर भी, LENGTH लेंथ, और दूसरा किसके ऊपर? एरिया, ए के ऊपर। तो ये बात अपना क्लियर है। चलो तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब जो रेजिस्टिविटी आता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक फैक्टर इसमें से आएगा जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। पहला तो ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात है नेचर ऑफ METERIAL मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इसमें से सॉरी जो मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया है वो काफी गलत है, ठीक है ना। इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है, इस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और दूसरी बात टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया, लेंथ या डायमेंशंस इन सब चीजें के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी अपना खुदाई नेचर ऑफ मटेरियल होता है। अब नेचर ऑफ मटेरियल में अपना एरिया क्या है, उसका साइज क्या है, उसका उससे क्या लेना देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये एरिया, लेंथ, इन सब के ऊपर साइज क्या है, डायमेंशंस क्या है, इस सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट रेजिस्टिविटी 2 और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। पहली बात तो ये, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट कंडक्टर, जैसे कि गोल्ड का कुछ है, सोडियम का कुछ और हो गया, मैग्नीशियम का कुछ और है, एल्युमिनियम का कुछ और है, कॉपर का कुछ और, मतलब हर एक मेटल्स का अपना अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल्स है, मतलब नेचर ऑफ उनका नेचर अलग अलग है, ठीक है। उसकी कंडक्टिविटी अलग अलग है, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो अलग अलग ही होगी। चलो
और रेजिस्टिविटी भी उसके लिए अलग अलग होगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल पहले ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट एरिया और लेंथ इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से कंडक्टिविटी भी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर ही बस डिपेंड करता है। चलो इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, इसके बाद ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। आगे बढ़े, चलो। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के लिए भी निकालेंगे, दोनों एक साथ करके, एक सेपरेट नहीं करेंगे, एक ही साथ कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो पहला मैं क्या लिख सकता हूं, जो अपना पहला डेरिवेशन निकाल चुके हैं, दैट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई वी डी ए। वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए यानी एरिया, ई यानी इलेक्ट्रॉन्स और एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा आता है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो एक डेरिवेशन निकाले थे, वी डी इज इक्वल्स टू ई इंटू ई टॉर्क बाय एम। तो ये दोनों इक्वेशंस को इंपॉर्टेंट है भाई, इसी को इक्वेशंस को लेके सॉल्व करना है, अपना डेरिवेशन निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता भी है, इसलिए साइड में चाहो तो IMP लिख लो। ठीक है, 10 सालों में 3, 4, 5 बार आए हैं, 3, 4 बार नहीं, 4, 5 बार है। चलो, तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में VD की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू N इंटू ई। VD की जगह क्या लिख सकता हूं, E, और E इंटू ई, तो E स्क्वायर और E टॉर्क बाय M और ये इंटू ए, ये आ जाएगा। क्लियर है, चलो। अब जो अपना E होता है, ये E इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ अप्लाई होगा वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। और सिंपली ये अपना पढ़ चुके हैं, मतलब V इज इक्वल टू E इंटू एल भी होता है, उससे भी आप देख सकते हो, और E इज इक्वल टू V बाय एल। तो यहाँ अपनी E की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, तो E ये क्या है, फॉर्म हो जाएगा अपना इक्वेशन कुछ E यानी स्क्वायर, और E की जगह V बाय एल लिख सकता हूँ, और इंटू टॉर्क इंटू एरिया और बाय इंटू ये क्या हो जाएगा, इंटू एम। क्लियर है, चलो। अब जो अपना, अब इसको किसमें, मेरे को सिंपली मेरा टारगेट क्या था कि मेरे को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ टॉपिक दिया गया है, तो मेरे को ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में लेके आना है। ओम्स लॉ में क्या आता था भैया, रेजिस्टेंस आता था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसको क्रिएट करना है, तो ओम्स लॉ को किस किस डेरिवेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यही अपना यहाँ टारगेट है। ठीक है, तो सिंपल मैं इसमें से क्या लिख सकता हूं, जो अपना I है उस यहाँ पास से I दिया ही है खुद, या V वाले को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, V, तो ये अपना इक्वेशन कुछ क्या बचेगा, N E स्क्वायर, और V तो नहीं रहा भाई, टॉर्क है, इंटू A बाय L इंटू M, यही बचेगा। चलो, कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना, नहीं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऊपर का रब करके फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो, ये वाली टॉप यहाँ चीजों को रब कर दे रहा हूं, टर्म्स को। अब जो ये वाला इक्वेशन आया, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब ऊपर को नीचे करते हैं, नीचे को ऊपर करते हैं, तो V बाय I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। मतलब ओम्स लॉ से क्या लिखते थे, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या, V बाय I लिख सकते हैं, याद आया, V बाय I, तो इज इक्वल टू R लिख सकता हूं। पहली बात, मतलब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मतलब M इंटू एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ बाय ए। यहां तक क्लियर है।
अब यहां पास से मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, दैट अब इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ी ज्यादा हो जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल R इज इक्वल्स टू रो L बाय A लिख सकता हूं। सिंपली जो यहाँ पास रो की वैल्यू अपना जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती थी, जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल एज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या यूज करते थे, रो L बाय A। सेम टू सेम यही भी, यहां भी अपने को यही इक्वेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा रब करे दे रहा हूं, तो m बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए। तो यहां जो m n e स्क्वायर टाउ है वही है भैया अपना रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां रो इज इक्वल्स टू क्या आता है, m n e स्क्वायर टाउ। इसको साइड में चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फाइनल इक्वेशन मैं क्या लिख सकता हूं, रो एल बाय ए। चलो, तो ये आ गया पहला माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो पहला इक्वेशन अपना आ गया, ये नीचे जो ब्रैकेट में है, हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा, आगे बढ़े। अब जो ये वाला इक्वेशन आया ना, इसी वाले इक्वेशन को वापस यूज करके अब और भी वैल्यूज को क्रिएट करना है, मतलब और चीजों को अपने को लाना है इसी फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले में थोड़ा बहुत मैं चेंजेस कर देता हूं, दैट v बाय आई को v बाय आई ही रहने देते हैं, ठीक। और मैं क्या चेंज कर देता हूं, सिंपल मैं सिर्फ चेंज कर देता हूं एम एल। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर ये वाली चीज को मिटा दिया जाए तो v बाय आई इज इक्वल्स टू, आई को मैं क्या करे दे रहा हूं, ऊपर ट्रांसपोर्ट करे दे रहा हूं, उसकी जगह क्या लिखे दे रहा हूं, एक अपने को वो निकाल सकते हैं यहां से, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता था, J इज इक्वल्स टू आई बाय ए, ठीक है। मैं कैसे भी करके I बाय ए ला दूं तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब करंट डेंसिटी के लिए भी एक फॉर्मूला यहां से तो निकल ही जाएगा, ये वाला है। तो अपने पास I भी है, A भी है, तो मैं A को सिंपल इसकी जगह V की जगह ट्रांसपोर्ट कर देता हूं, तो सिंपल मेरा J आ जाएगा। ये सबसे आसान रहेगा। चलो, ये तो सबसे आसान है, मतलब I बाय ए, I यहाँ पहले से ही है, तो V को क्या कर देते हैं, इधर साइड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो V की जगह क्या लिख दूंगा मैं, A और ये I और इज इक्वल्स टू 1 बाय v इंटू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ। तो I बाय ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना J, ठीक है। चलो, अब यहां पास जो 1 लिखा हूं उसकी जगह सिंपली इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, ये इस तरह से इंटू v है, तो इसको मैं यहां पास जो मेरे पास L है इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, E इज इक्वल्स टू क्या होता था, V बाय L। तो यहाँ काम नहीं कर रहा है भाई, फिर भी अपन लिख सकते हैं V बाय L। तो मतलब इसको अगर 1 बाय E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय E इज इक्वल्स टू L बाय V लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं, उल्टा में भाई लिख सकते हैं। चलो, तो इसकी जगह क्या लिख देता हूं मैं, 1 बाय E लिख देता हूं। तो ये मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, और E को जो यहाँ आएगा उसको डायरेक्ट उधर साइड ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। तो J इज इक्वल्स टू J इंटू E आ जाएगा, और M बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। एम एन और जो अपना एम एन ई स्क्वायर बाय टाउ उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एम एन ई स्क्वायर बाय टाउ, इसकी जगह अपन रो लिख सकते हैं, ठीक है। रो लिख सकते हैं कि नहीं भाई, सबसे पहले ये कंफर्म कर लो, क्योंकि अपना जो पिछला वाला इक्वेशन आया था एम एन ई स्क्वायर बाय टाउ, हाँ इसकी जगह रो लिख सकते हैं। तो E इंटू J इज इक्वल्स टू रो, सॉरी सिग्मा लिख दे रहा हूं, रो। ये आ गया एक और इक्वेशन, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पास सिर्फ एक जगह मिस्टेक हो गई है, दैट्स अपना ये वाला इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि अब मेरा J इज इक्वल्स टू क्या होता है, I बाय A होता है,
और मैंने a बाय आई लिख दिया है, तो a बाय आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय जे आएगा। ठीक है, 1 बाय जे, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1 बाय जे। ठीक है, अब सही है। अब 1 बाय जे उधर साइड चला जाएगा तो ये ई इज इक्वल्स टू रो इंटू जे हो जाएगा। सही है। अब तो ये है भाई ये वाला फॉर्मूला आपका है, इसको भी यूज करो, इसको भी यूज करो, दोनों को यूज करो। ठीक है, और एक और यहीं पास से मैं एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूं, दैट अपना अगर मैं रो को इधर साइड भेज देता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरा ई इंटू 1 बाय रो इज इक्वल्स टू जे। 1 बाय रो इज इक्वल्स टू क्या आता है, अपना आता है कंडक्टिविटी। तो इसकी जगह सिंपली मैं कंडक्टिविटी भी लिख सकता हूं, मतलब ये फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसको रब करे दे रहा हूं ना, हाँ, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ई इंटू 1 बाय रो इज इक्वल्स टू कंडक्टिव, मतलब सिग्मा इज इक्वल्स टू जे। चलो एक और फॉर्मूला मिल गया। मतलब इसी तरह से आप चाहो तो टर्म्स में चेंजेस करके बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो आखिरी में लिखा, मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है। मतलब इसमें घुमा कर पूछ देता है कि इसको डराइव करो, इस क्वांटिटी को ड्राइव करो, तो ये आपको ड्राइव करना पड़ जाएगा। शुरू से कर सकते हो या बीच में स्टेप याद है तो वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को जब वैल्यूज पुट करना है ना, तो उस समय ध्यान रखना है कि किसकी वैल्यू कैसे। मैंने रेसिप्रोकल में गलती कर दी थी, पर आप गलती मत करना। ठीक है, जे इज इक्वल टू आई बाय ए, मैंने ए बाय आई इज इक्वल टू जे लिख दिया था, इसलिए मेरा गलत आ रहा था, पर अब सही है बिल्कुल। ठीक है, एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलो, तो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, ये वो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के सेपरेट वीडियोस इस लेक्चर में अपडेट होते रहेंगे, इस लेक्चर के बीचों बीच, तो वहां से आप जाके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। वैसे ही खुद ही ये वीडियो इतना लंबा हो चुका है। धन्यवाद।